एक चक्रव्यूह है। एक जो नीचे था वो ऊपर आ जाता, जो ऊपर था वो नीचे आ जाता। अब उसको अपना पतन दिख रहा है, तो रोज कोई ना कोई नई घोषणाएं कर रहा है, रोज नए नए कुछ प्रतिबंध लगा रहा है और पूरी दुनिया को उकसा रहा है कि भारत का विरोध करो। पूरी यूरोपियन यूनियन को उकसा रहा है, पूरी जो भी दुनिया में देश उसके साथ थे, एक बार तो खूब ताकतवर था, अभी भी ताकतवर है, तो जो भी अमेरिका के सहयोगी देश है सबको भी उकसा रहा है। क्यों? भारत दुनिया की सबसे उभरती हुई ताकत है, तो भारत की ताकत बर्दाश्त नहीं। लेकिन हम भारतीय ऐसे अपनी ताकत नहीं पहचान रहे, लुटे जा रहे हैं। इसलिए दो आह्वान करके नवरात्र पर पूरा देश संकल्प करे कि हम स्वदेशी के रास्ते पर चलेंगे और देश को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। और अमेरिका की अकल ठिकाने लाने के लिए सबसे पहले अमेरिकन कंपनियों का, अमेरिकन प्रोडक्ट्स का और अमेरिका की जो भारत विरोधी मुहिम चल रही है उन सब का प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। किसी भी कीमत पर अमेरिका की दादागिरी के सामने, गुंडागर्दी के सामने झुकेंगे नहीं। ये देश में एक माहौल बनाने की आवश्यकता है, तो बाइकाट करना पड़ेगा सारे अमेरिकन कंपनीज का, प्रोडक्ट्स का। अमेरिका की पूरी चालाकी होगी, सिंथेटिक मेडिसिन्स का, सिंथेटिक ड्रग्स का, सिंथेटिक सारे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर्स का। एक छोटे से बहिष्कार का हथियार, एक छोटे से बहिष्कार के हथियार से हम आत्मोपचार से लेकर के आत्मनिर्भरता के वो सोपान चढ़ सकते हैं, भारत को विकसित बना करके पूरी दुनिया में नव प्रतिमान घड़ सकते हैं। इस संकल्प के साथ अब डॉक्टर अनुराग जी आज किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, टीबी भी बहुत फैल रही है देश में। अब टीबी के एक तो जेनेटिक कारण है, अब कुछ लोग तो ज्यादा डरे सहमे से रहते हैं। अब भारत में टीबी अभी भी और पूरी दुनिया में भी टीबी गया नहीं है। इसका एक तो कारण लो इम्यूनिटी है, और जितना भी ये पूरा कृत्रिम जगत है, मिलावटी बनावटी पूरी दुनिया, इतना ज़्यादा रेडिएशन, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा एक्सपोजर है अलग अलग चीज़ों का, हमारी मूल प्रकृति अंदर से क्षीण हो रही है, इम्यूनिटी क्षीण हो रही है। और जेनेटिक कारणों से अलग अलग एक्सपोजर्स के कारण से, और देखो जिसका शरीर अंदर से कमजोर होगा उसी में टीबी होगी। आंतें कमजोर होंगी तो आंतों की टीबी, हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डियों में टीबी कहाँ कहाँ घुस जाती है स्वामी जी? पूरे शरीर में कहीं भी पहुंच जाती है, ब्रेन से लेके हार्ट से लेके लिवर, यूटेरस में स्वामी जी, स्किन के नीचे, नाखून के नीचे। पहले लोग सोचते थे फेफड़ों में टीबी होती है, ये तो कहीं पर भी घुस जाती है, कहीं पूछा नाखून में, नाखून के नीचे स्वामी जी। इन्वेसिव टीबी स्वामी जी आजकल बहुत अरे राम राम। जैसे जैसे इम्यूनिटी स्वामी जी हमारी कम हो रही है, हाँ, तो भाई मैं तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेता हूँ, गाय का घी खा लेता हूँ पहले ही। हाँ, गाय का घी, नारियल का तेल, ये 1 चम्मच सुबह सुबह खा लो। देखो ये अपने घर में सब रखो, वर्जिन कोकोनट ऑयल, अच्छी चीजें खाओ, सेविंग करो। मोदी जी ने जीएसटी में सेविंग करा दी, इनकम टैक्स में सेविंग करा दी, अब तो खा पी लो कुछ। अच्छी चीजें नहीं खाएंगे पिएंगे, बर्गर, पिज्जा, दारू, दब्बड़। अच्छा, मैं कल दिल्ली जाके आया, बड़ा कार्यक्रम था आज तक का, तो रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ, महा ठंडी बियर, फिर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ शराब पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, और वहां मूर्खों का टोला इकट्ठा हो रखा, जैसे कोई भगवान के दर्शन के लिए लाइन लग रही हो। वैसे कहते हैं हम ऋषियों की संतान हैं, ऋषि पुत्र हैं, और सांझ होते होते शीशी पुत्र हो जाते हैं। हाँ, जब तक बोतल पूरी ना उड़ेल ले तब तक इनको तसल्ली नहीं मिलती। ये सब दारू दप्पड़ बंद करो। सुबह सुबह उठ करके गाय का घी पियो, सुबह सुबह उठ करके नारियल पियो, ये सब हमने उपलब्ध करा दिया। ऊपर से एक चुटकी सेंधा नमक और तेज गर्म पानी। हाँ, फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, ये सब आपको खाने के लिए बोलते हैं। इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा लो, करक्यूमिन गोल्ड खा लो, इतनी इम्यूनिटी बढ़ा लो, फिर कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। चलो डॉक्टर साहब आप बताओ, हम तो अपने इम्यूनिटी इसलिए बढ़ा रहे हैं, हमको तो जीना है लाखों करोड़ों लोगों को आरोग्य देने के लिए। जिनको मरना है भाई पीना दारू, और इतनी पियो, 1-1 क्विंटल पियो एक दिन, पीते पीते ही मर जाओ। हाँ, ऐसा एक श्लोक है संस्कृत में, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, जब तक धरती पर गिर ना जाए और जब तक मर ना जाए तब तक पियो, तो जल्दी मोक्ष हो जाए। चलो, ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन।
स्वामी जी हम पिछले 1-1.5 महीने से बात कर रहे हैं सिंथेटिक मेडिसिन के बारे में, इनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके लिए जो सिंथेटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो एलोपैथिक की दवाइयां हैं वो काम कैसे करती हैं और उनके लंबे समय के उपयोग से कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं स्वामी जी हमने वो देखे। हमने डायबिटीज़ से लेके हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, दिल की नॉर्मल बीमारी, स्किन की सब बीमारियां, आँखें, नाक, कान, लंग्स, थ्रोट्स, स्वामी जी उन सबको देखा। अब हम आज बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में, और आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, टीबी के बारे में, और देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस का जो पैथोजेनेसिस है वो बीमारी कैसे फैलती है, कौन से बैक्टीरिया से होती है, और किस किस तरीके से स्वामी जी उसका पूरा चक्र चलता है, और कैसे सिंथेटिक दवाइयाँ उस पर कंट्रोल करती हैं, और लंबे समय तक सिंथेटिक दवाइयों के इस्तेमाल से जो स्वामी जी टीबी केस में करना ही पड़ता है, लगभग 18 महीने तक का कोर्स होता है स्वामी जी। वो जो 4 बड़ी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी माइकोटिक ड्रग्स हैं स्वामी जी, जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, उन सबको दिया जाता है स्वामी जी, और वो जो दवाइयाँ हैं वो 18 महीने खानी पड़ती हैं, और उसकी वजह से अलग अलग एडवर्स इफेक्ट आते हैं, और स्वामी जी उनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्षयकल्प कैसे काम करता है स्वामी जी वो हम देखेंगे, और टीबी से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर के अंदर है वो स्वामी जी कैसे अच्छी हो जाती है वो हम देखेंगे स्वामी जी, और जो लिवर फंक्शन की बात है वो अच्छे कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो टीबी के बारे में बात करें स्वामी जी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है, इन्फेक्शियस डिजीज है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलता है, लेकिन किसी किसी को तो अंदर साइलेंटली जेनेटिकली अंदर पड़ा रहता है और पता नहीं 40, 50, 60 की उम्र होते होते उभर जाता है। हाँ स्वामी जी, क्योंकि उस वक्त हमारी इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो इन्फेक्शन है स्वामी जी अपॉर्चुनिस्टिक है, ये मौका परस्त इन्फेक्शन है, शरीर के अंदर बैठा रहता है और जैसे ही से मौका मारता है स्वामी ऊपर सरफेस पे घात लगाए बैठी बीमारियां चारों ओर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ स्वामी जी, ये टीबी बिल्कुल उसी बात का ही एक इन्फेक्टिव एजेंट है जो हमारे शरीर में स्वामी जी सालों सालों तक रह सकता है, और इनफैक्ट भारतवर्ष में हम सब लोग इससे इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं कि अगर हम टेस्ट कराएं तो लगभग आधे से ज़्यादा लोगों के अंदर टीबी का बैक्टीरिया पाया जाएगा। लोरे आधे से ज़्यादा के अंदर पाया जाएगा स्वामी जी, सूक्ष्म रूप से, प्रसुप्त रूप में, प्रसुप्त रूप में। हाँ स्वामी बिल्कुल रूप में छिपा हुआ सब, जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना ज्वालामुखी, जो छुपे हुए ज्वालामुखी हैं जो कभी भी फट सकते हैं। हाँ, तो ये वो वाले स्वामी जी जो एक्टिव नहीं है, फटने नहीं देना। इसके लिए आपको अभी देखो हमारे योगाचारी भाई बहन आ गए हैं, आपके आंख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में अनुतेल, मिट्टी पट्टी आदि, ये सब नेचुरोपैथी यही होगी अभी आज। और थोड़ी देर में सूर्य भगवान का तेज प्रकाश भी आने वाला, अभी बादलों से थोड़ा ढका हुआ है। बहुत सुंदर आज का जो वातावरण है, ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में बैठे हो, या इधर क्या है ऊपर मसूरी बैठे हो। हाँ, मसूरी में बैठे हो, हिल स्टेशन पे हैं स्वामी, हिल स्टेशन पर जैसा। हाँ स्वामी जी, तो हम इसकी बात करें, ये जो बैक्टीरिया है ये स्वामी जी हमारे शरीर के अंदर हमारी सांसों के साथ जाता है, लंग्स के अंदर जाके इन्फेक्ट होता है, और उसके बाद स्वामी जी अंदर जाके अपना घर बना लेता है, नए नए अपने और कुनबे को बढ़ाता है, और उसके बाद स्वामी जी लंग्स के थ्रू हमारे सांसों के साथ बाहर जाके ये अपना साइकिल पूरा करने लगता है। पूरे फिर समाज में, परिवार में स्वामी जी ये इन्फेक्टिविटी बढ़ती जाती है। अब स्वामी जी ये हवा में कब फैलता है? जब इसके इन्फेक्टिव लोग, इसके रोगी छींकते हैं, खांसते हैं या थूकते हैं। थूकना स्वामी जी एक बड़ा वाला कंसर्न है, हम भारतीयों को शायद थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। जो पब्लिक सैनिटेशन है हमारे स्वामी जी वो बिहेवियर, हाँ, जहाँ चाहे वहीं थूक देते हैं, जहाँ चाहे वहीं लोग लघु शंका कर देते हैं। हाँ स्वामी जी, जितनी भी गवर्नमेंट Sugar? No, a cup without sugar for me. Reducing my sugar since I'm diabetic. So as your blood sugar reduced? No. Only reducing sugar is not enough. What? You need to add a cup of fiber, like Horlicks Diabetes Plus. It has high fiber that helps manage blood sugar from day one. The problem is not my 60 days or not my 90 days of notice period. The problem is I'm not able to handle the जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं स्वामी जी वो सफ़ेद रंग से पुते हुए हैं, पर आप देखेंगे उनके बेसमेंट में, उनकी दीवार के नीचे हिस्से पे भारतीय पच्चीकारी सब जगह दिखाई देती है स्वामी जी। वो पिच्चीकारी है, पच्चीकारी पता नहीं रहता, पर लाल रंग के मार्क्स स्वामी जी सब जगह दिखाई देते हैं। वो जो थूकने की आदत स्वामी जी वो बहुत ख़राब है, और उसकी वजह से ये भी बीमारी सब जगह फैलती रहती है। अब कुछ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मिथ हैं स्वामी जी, कुछ मिथ्याएँ हैं। एक तो लोग सोचते हैं कि ये छूने से फैलता है, स्वामी जी ऐसा नहीं है, और ऐसा कहा जाता है ऑलवेज डेडली है, स्वामी जी ऐसा नहीं है। हमारा शरीर अच्छे से लड़ पाता है, और जो दवाइयाँ हैं उनको सही समय से इस्तेमाल किया जाए तो उससे लड़के जीता जा सकता है। और स्वामी जी अभी आपने जैसे कहा कि लोग सोचते हैं सिर्फ लंग की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शरीर के स्वामी जी किसी भी हिस्से में हो सकता है, ब्रेन से लेके बोन तक, स्किन से लेके नेल तक, स्वामी जी सब जगह ये पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया जहाँ अपना घर बना लेता है वहाँ स्वामी जी बीमारी को पैदा कर देता है। और एक स्वामी जी बहुत बड़ा मिथ है, वो ये है कि अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं तो आप इन्फेक्शियस नहीं है। टीबी वाले लोगों को लगता है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ तो मेरे अंदर इन्फेक्शन नहीं है, स्वामी जी वही एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। तब हम बीमारी को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं और फिर बीमारी मौका पाके और बड़ी बन जाती है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, स्वामी जी सिम्टम्स आते हैं, तो तुरंत ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। उस वक्त थोड़ी देर के लिए क्षणिक तौर पर ठीक महसूस होना बीमारी से बाहर होना स्वामी जी नहीं होता है।
तो ये जो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम, ये स्वामी जी एक कुनबा है जिसके अंदर लगभग 70 अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ये स्वामी जी बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया हैं और ये जनरली मिट्टी और पानी में पाए जाते थे, जो इनकी फैमिली के और मेंबर हैं। पर जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये स्वामी जी थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हो गया हम लोगों के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बड़ा रिस्क बन गया। स्वामी जी छोटा सा एक बहुत छोटा सा कुनबे के अंदर छोटा कुनबा है जिसके अंदर ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया आते हैं और ये स्वामी जी क्रोनिक एयरबोर्न रेस्पिरेटरी डिजीज के तौर पे दिखाई देते हैं और स्वामी जी पूरी दुनिया में कई मिलियन लोग इस बीमारी की वजह से स्वामी जी जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दवाइयाँ अभी अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी दवाइयाँ इसके प्रति हैं, पर स्वामी जी आप देखें वो दवाइयाँ अभी अब निष्प्रभावी होनी शुरू हो गई हैं। मैं कुछ अपनी स्लाइड में आगे दिखाऊंगा कि उनके क्या क्या कंसर्न्स हैं। ये स्वामी जी पूरी दुनिया का नक्शा है कि पूरे दुनिया के मैप में 8 बड़े देश कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टीबी होता है और स्वामी जी भारतवर्ष इसमें नंबर 1 पे। अभी भी भारत के अंदर लगभग स्वामी जी कई मिलियन लोग टीबी से ग्रसित हैं और WHO के अनुसार 2022 में लगभग 1.3 मिलियन लोग, लगभग 13 लाख लोगों की पूरी दुनिया में टीबी की वजह से मौत हो गई थी। तो मतलब ये बीमारी ऐसी है जो पुरानी लगती है साउंड करने में, पर अभी भी स्वामी जी बहुत एक्टिव है। और जो 8 बड़े देश हैं स्वामी जी, भारतवर्ष, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और कांगो, ये 8 वो हैं स्वामी जी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोगी इसी बीमारी के पाए गए हैं। तो अगर आप ये देखें इसकी पैथोजेनेसिस कैसे है, स्वामी जी ये लंग्स के अंदर जाके लंग्स के एल्वोलाई में अपना घर बनाता है। एल्वोलाई में जो नेचुरल पोषण हमारे शरीर के लिए है उसे स्वामी जी साझा करता है, उसको खाना शुरू कर देता है, अपनी नई कॉलोनी बनाता है, रिप्लिकेट होकर अपने नई संतति बनाता है और उनको स्वामी जी सांसों के साथ बाहर छोड़ देता है, तो ताकि और लोग भी इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ स्वामी जी लंग्स के अंदर जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें एंटर कर जाता है और उससे फिर ब्लड स्ट्रीम के साथ, रक्त के प्रवाह के साथ पूरे शरीर में स्वामी जी जाना शुरू कर देता है। लंग्स में जाके हेपेटाइटिस पैदा करता है, किडनी में जाके पेरेन्काइमल फाइब्रोसिस पैदा करता है, ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस पैदा करता है और स्वामी जी स्टमक में जाके पॉट्स डिजीज पैदा करता है, इंटेस्टाइन में जाके स्वामी जी पॉट्स डिजीज हो जाता है। मैंने खुद ही नहीं और भी बीमारियों का कुनबा लेके आता है। हाँ स्वामी जी कुनबा, वो क्योंकि हमारा शरीर फिर इसको उस तरीके से रेस्पॉन्ड करने लगता है, इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ जाता है और स्वामी जी छोटे छोटे इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में बैठ जाते हैं और वो फिर स्वामी जी अलग तरीके से सिम्टोमेटिक चेंजिंग आने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी ये सिम्टम्स हैं टीबी के। टीबी मतलब जो है तो वो उसके प्राइमरी कारण क्या है? एक तो स्वामी जी थकान बहुत रहती है, कफिंग हो जाती है, सीने में दर्द रहता है, बुखार टूटता नहीं होने के बाद, टूटता नहीं है स्वामी जी, बना रहता है, इंटरमिटेंट फीवर रहता है, थोड़ा सा कम हुआ फिर दोबारा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ कम हुआ फिर दोबारा बढ़ जाता है, रात में पसीने बहुत आते हैं, अचानक वजन कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है, दर्द होने शुरू हो जाते हैं बगैर किसी कारण के और स्वामी जी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। लंबे समय तक खांसी भी चलती है। हाँ स्वामी जी खांसते रहते हैं लोग। स्वामी जी पहले हमारे गाँव में जब लंबे समय तक खांसी चले, लंबे समय तक बुखार चले तो सावधान हो जाना चाहिए, टीबी का टेस्ट भी करा लेना चाहिए। और अच्छा एक चीज़ और है, कई बार जो इन्फेक्ट हो गया है, अब उसको ये जो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग एलोपैथी की दवाइयाँ वो देने पर ऐसा कितने दिन में हो जाता है कि जिससे कि इन्फेक्शन फिर ना हो? 1-2 सप्ताह या 1-2? समझिए वो कम से कम 6 महीना वो दवाइयाँ खानी होती है ताकि वो पूरा इन्फेक्शन शरीर से चला जाए। तो दूसरे इन्फेक्ट ना हो, ऐसी स्थिति कितने दिन में? अच्छा दूसरे ना हो, वो स्वामी जी कम से कम 2-3 महीने लगते हैं कि उसकी इन्फेक्टिविटी कम हो जाए, पर फिर भी स्वामी जी वो बरकरार रहती है जब तक बैक्टीरिया उनके शरीर में है। हाँ स्वामी जी ये बिल्कुल बरकरार बना रहता है स्वामी जी। और घर में अगर किसी को कभी टीबी हुई है तो स्वामी जी मान के चलिए घर के सभी लोग उससे एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा किसी को एक को हुई है तो इसका मतलब उससे सब एक्सपोज हैं संक्रमित हुए स्वामी जी। अब उनकी इंडिविजुअल इम्यूनिटी तय करती है कि वो उस बीमारी से कितना लड़ पा रहे हैं, तो वो स्वामी जी तय करता है कि कैसा है। और ये जो सिम्टम, एक ही तरीका है, तगड़े रहो तो रगड़े नहीं जाओगे। हाँ स्वामी जी तगड़े रहेंगे तो रगड़े नहीं जाएंगे और फिर बैक्टीरिया को रगड़ भी लेंगे। हाँ स्वामी जी तीनों काम हो जाएंगे। और ये जो बीमारी से लड़ने का तरीका है स्वामी जी वही क्रिटिकल है। हमारा डिफेंस जितना अच्छा होता है स्वामी जी हम पे फिर कोई अटैक कर नहीं पाता। इसीलिए ये जो एक तो आज क्षयकल्प एक औषधि बनाई है उसके बारे में तो बता रहे, अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत, इम्यूनोग्रीट, वसंत कुसुमाकर, जितनी भी आयुर्वेद की शक्तिवर्धक बलवर्धक औषधियां हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली औषधियां हैं, ये सब टीबी की अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत, इम्यूनोग्रीट, वसंत कुसुमाकर, जितनी भी आयुर्वेद की शक्तिवर्धक बलवर्धक औषधियां हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली औषधियां हैं, ये सब टीबी के रोगियों के लिए फायदा करती है और उसमें डायरेक्ट सबसे ज्यादा जिससे फायदा होता है वो भी बताने वाला है। तो समझिए ये देखिए ये बैक्टीरिया है जो टीबी का बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो समझिए ऐसा दिखाई देता है। ये रियल इमेजेस हैं बैक्टीरिया के, ये रॉड की तरह समझिए इतने लंबे लंबे बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया हैं समझिए इन पे काम करने वाली 4 बड़ी एंटीबायोटिक हैं जो 1952, 1966, 1961 और 1952 की दवाइयाँ हैं। समझिए इतनी पुरानी दवाइयाँ हैं, ये एंटीबायोटिक तब की खोजी हुई हैं और उसके बाद से समझिए ज़्यादा इस पर काम नहीं हुआ है। ये चारों एंटीबायोटिक एक पैकेट के तौर पर दी जाती हैं। भारत सरकार की भी समझिए जो टीबी के अगेंस्ट मेडिसिनल तरीके हैं उसमें ये चारों दी जाती हैं। इसको समझिए डार्ट थेरेपी भी कहा जाता है और ये ही 6-6 महीने और 1.5 साल तक खानी पड़ती है। अब दरअसल क्या है ना, जिन बीमारियों से ज्यादा पैसा नहीं मिलता फार्मा कंपनी उन पर नई रिसर्च नहीं करती। अब ये जो टीबी मुक्ति का अभियान है ज्यादातर गवर्नमेंट चलाती है, तो जो दवाइयां उपलब्ध है बस उन्हीं से धक्कम पेल चल रहा है।
और समझिए इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि जैसे इन दवाइयों का कोर्स जैसे कि सपोज 6 महीने का है और लोग 3 महीने बाद खाना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें ठीक लग रहा होता है। समझिए फिर क्या होता है, फिर इस बैक्टीरिया उन दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। मतलब वो जो दवाइयां पहले काम कर रही हैं समझिए वो काम दवाइयां बेअसर हो जाती हैं। फिर समझिए वो बन जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। वो एक और बड़ी बीमारी है समझिए, इसको MDR TB कहते हैं, जो एक बड़ा चैलेंज है। इसको मेंटेन करना बहुत रिस्की है समझिए। फिर उसके बाद दूसरी एंटीबायोटिक्स आनी शुरू हो जाती हैं। लगभग 10-15 टाइप के अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं जो दिए जाते हैं इन पुरानी 4 दवाइयों के साथ, और फिर तो उस पर काबू करने की कोशिश की जाती है। पर समझिए उसके बाद कुछ लोग उसको भी छोड़ देते हैं। फिर समझिए बीमारी और बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि XDR TB। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसी बीमारी है जिसमें कोई दवाई काम नहीं करती। उसमें फिर समझिए क्या होता है, दुनिया भर के कॉकटेल दिए जाते हैं, अलग अलग एंटीबैक्टीरियल्स के इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं, दवाई मुंह से खाई जाती है, इंजेक्शन से ली जाती है, परफ्यूजन किए जाते हैं, क्योंकि समझिए वहाँ पे जाके शायद कोई दवा से काम नहीं कर पाती। और WHO के अनुसार ये सबसे बड़ा रिस्क है। किसी और बड़ी महामारी से बड़ा रिस्क समझिए XDR TB है, क्योंकि अगर ये फैल जाएगा तो समझिए इसको थामना, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बन जाएगा। क्योंकि समझिए ये बैक्टीरिया थोड़ा स्मार्ट है, इसको पता है कि अपने आप को म्यूटेट कैसे करना है। दवाइयों से लड़ने के लिए समझिए जो तरीका, बीमारियां भी चालाक हो गई, बीमारियां समझिए बहुत चालाक हो गई। बैक्टीरिया समझिए बहुत ज्यादा ही चालाक है, उसको पता होता है कि कौन सी दवाई उसे मारेगी, समझिए उसके अगेंस्ट वो म्यूटेशन पैदा करना शुरू कर देता है। समझिए कि एक बड़ा अच्छे एग्जांपल है कि एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के शरीर के अंदर जाती है, उसके सेल के अंदर जाती है, एक दरवाजे के थ्रू जाती है, समझिए उसको हम ट्रांसपोर्टर पाथ कहते हैं। तो बैक्टीरिया समझिए इतना स्मार्ट हो जाता है कि उस दरवाजे को हटा देता है, उसी का म्यूटेशन कर देता है कि अब वो रास्ता ही नहीं है तो एंटीबायोटिक दरवाजे बंद कर दिया समझिए, तो फिर वो बैक्टीरिया जिंदा बचा रहेगा क्योंकि एंटीबायोटिक उसके अंदर नहीं जाएगी। तो ये जो म्यूटेशंस हैं ये समझिए बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले हैं और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा चैलेंज ये रहेंगे अगर XDR TB सब में ज़्यादा फैल जाए तो। अब ये समझिए दवाइयां हैं जो सिंथेटिक वर्ड में इस्तेमाल की जाती हैं, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये तो कुछ हैं जो 4 मैंने बताई थी वो। उसके अलावा समझिए अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स हैं, कैनामाइसिन है, अलग टाइप के यासिन्स हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन्स हैं, एमिकेसिन्स हैं, समझिए ये सब इंजेक्टेबल्स हैं जो दी जाती हैं। अब ये जो दवाइयां समझिए इनके नोन एडवर्स इफेक्ट हैं, इनके मोड ऑफ एक्शन अलग टाइप के हैं। ये बैक्टीरिया की दीवार को तोड़ते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर है समझिए उसको थोड़ा पोरस बनाते हैं, राइबोसोम और प्रोटीन की बाइंडिंग साइट को मॉडिफाई करते हैं ताकि DNA सिंथेसिस ना हो पाए, प्रोटीन सिंथेसिस ना हो पाए, और जो पूरा उसका साइकिल है समझिए वो अलग अलग जगह से चेंज होना शुरू हो जाए। तो DNA की कॉइलिंग से लेके कॉइलिंग से लेके सेल वॉल सिंथेसिस तक, ट्रांसक्रिप्शन मतलब DNA से RNA बनने का प्रोसेस उसको खराब करना, RNA से लेके प्रोटीन बनने का प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, समझिए वो भी कंट्रोल करने का काम यही दवाइयां करती हैं। अलग अलग तरीके से समझिए इनके मोड ऑफ एक्शन है। ATP को रोकना भी समझिए एक मोड ऑफ एक्शन है कि जो ऊर्जा का स्रोत है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा होता है, जो ATP की सिंथेसिस है, अगर उसको ब्लॉक कर दें तो बैक्टीरिया के अंदर ऊर्जा नहीं बचेगी और वो मर जाएगा। ऐसे समझिए हाइपोथेसिस पर ये दवाइयां काम करती हैं, पर इनके समझिए फिर एडवर्स इफेक्ट भी आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस वो हमारे नॉर्मल सेल के अंदर भी हो रहे होते हैं। तो अगर हम उन दवाइयों को लें जैसे आइसोनियाजिड, समझिए ये एक बड़ी दवा है जो ली जाती है डायबिटीज के लिए, सॉरी इस बीमारी के लिए, TB के लिए। तो समझिए इसका जो बड़ा एडवर्स इफेक्ट है वो हेपेटाइटिस है, लिवर पर समझिए इसकी इंपैक्ट आते हैं। रिफेम्पिसिन एक समझिए एक और दवा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक और दवा है, और समझिए कैनामाइसिन के साथ साथ साइक्लोसेरिन भी एक बड़ी दवा है जो ली जाती है समझिए। और ये सब लिस्ट हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट इन दवाइयों के आते हैं। और चूंकि ये दवाइयाँ लंबे समय तक ली जाती हैं तो समझिए ये एडवर्स इफेक्ट एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, इनका भी समझिए शरीर के अंदर ढेर लगने लगता है। पहले चाहे थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट हो, पर लेकिन अगर दवा की मात्रा और दवा का ड्यूरेशन, समझिए एडवर्स इफेक्ट भी डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से बढ़ते हैं। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अच्छे आते हैं टाइम और डोज डिपेंडेंट तरीके से, वैसे ही समझिए एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं। तो अगर लंबे समय तक दवा ली जाए ज़्यादा मात्रा में तो एडवर्स इफेक्ट भी बढ़ जाते हैं, तब समझिए इनको मैनेज करना एक बड़ा रिस्क बन जाता है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जो लोग ये दवा खा रहे हैं वो हर 2 महीने में 1 महीने में अपना ब्लड टेस्ट कराते रहें ताकि लीवर फंक्शन दिखता रहे कि वो किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है। तो समझिए यहाँ फिर आता है कि अगर इतनी मेजर प्रॉब्लम है कि दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट हैं, उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, एडरेंस कम है, बहुत लेंथी ट्रीटमेंट है और समझिए बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खानी है, तो उसके मुकाबले नेचुरल आयुर्वेदिक तरीका कौन सा है समझिए वो है छैकल्प, जिसके अंदर छोटी कटेली जो प्लांट है उसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है, जो लिवर प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी के साथ भी आता है, ट्रांसमिशन के रिस्क को कम करता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, एडवर्स इफेक्ट से फ्री है और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि ये जो औषधि है छैकल्प ये कैसे काम करती है और एक छोटा सा प्लांट, छोटी कटेली जिसका नाम है, उसका एनरिच एक्सट्रैक्ट किस तरीके से इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, और उसके साथ जब हम मर्ज करते हैं अलग अलग कंपोनेंट लेवोग्रिड के तो हम लीवर फंक्शन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, सिंथेटिक दवाइयों की बायो अवेलेबिलिटी को भी रेगुलेट कर सकते हैं, जो एक बड़ा चैलेंज रहा है। तो आज वो भी देखेंगे कि छैकल्प के अंदर कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ है और किस तरीके से चीज़ों को बढ़िया कर सकता है। तो छैकल्प के अंदर है छोटी कटेली, पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोय एंड शिलाजीत। इनके कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट किए गए और बहुत ही अच्छे
नेचुरली अकरिंग के जो कंपाउंड है ये बहुत अच्छी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ आते हैं। तो वो आज हम देखेंगे कि छोटी कटेली जिसका नाम है सोलेनियम वर्जिनियम ये किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले हमने इस एक्सट्रैक्ट को, इसको हम शॉर्ट में नाउ SVE कहेंगे, सोलेनियम वर्जिनियम एक्सट्रैक्ट। इसका हमने पहले डिटेल केमिस्ट्री करके देखा कि इसके अंदर नेचुरली अकरिंग कौन कौन से कंपाउंड हैं, और वो कंपाउंड है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो बैंड्स हैं बता रहे हैं कि ये कंपाउंड्स कौन से हैं, एपिजिनिन से लेकर कैफी एसिड तक, और अलग अलग मार्कर्स हमने यूज़ किए और पाया कि ये कंपाउंड किस मात्रा में इस एनरिच एक्सट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं। और फिर अलग तरीके से HPLC करके पाया कि जो इसके सिग्नेचर हैं लगभग 9 अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो हमने इसके अंदर देखे, ये फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं जो नेचर ने इस औषधि के अंदर एक सिंगल हर्ब के अंदर पैक किए हुए हैं। और फिर हमने सिर्फ बेसिक माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए। डॉक्टर सविता लोचब जी की टीम ने इस पर बहुत सारा काम किया, कई सालों की उनकी मेहनत इसमें आप कुछ स्लाइड में देखेंगे कि कैसे आप इन बैक्टीरिया को इन प्लेट्स में ग्रो करते हैं। ये जो व्हाइट डॉट्स हैं ये एक एक कॉलोनी है, लगभग आप देखें तो कई अरब बैक्टीरिया इस प्लेट के अंदर होंगे। एक एक कॉलोनी है जो लगभग कई हजार कई लाख बैक्टीरिया की एक डॉट के तौर पर दिखाई दे रही है। ये जो उनकी कॉलोनी है, आप जब इनको ट्रीट करना शुरू करते हैं एसवी एक्सट्रैक्ट के साथ, तो आप देखें जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे इन कॉलोनी का नंबर कम होता जाता है, जो ये बताता है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर इस बैक्टीरिया को ग्रो करने को, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी है। तो इनको आप काउंट भी करें, जिनको हम CFU पर प्लेट कहते हैं। CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कि कितनी ज़्यादा कॉलोनीज इस प्लेट के अंदर थी। और जब आप इनको मेजर करते हैं और देखते हैं कि डोज डिपेंडेंट तरीके से एसवी के ट्रीटमेंट से ये कॉलोनी कम होनी शुरू हो जाती है, और जो हम बताती हैं कि ये एक्सट्रैक्ट इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। और कर सकता है तो क्या ये डोज डिपेंडेंट है और क्या ये टाइम डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर हम ट्रीटमेंट 5 घंटे का दें, 10 घंटे का दें, 24 घंटे का दें, और इनको नापने का प्रयास करें कि ये बैक्टीरिया कितने ग्रो कर रहे हैं, और अलग अलग डोज पे लें 1, 2, 3, 4 और 6 मिलीग्राम पर ml तक, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये बैक्टीरिया का ग्रोथ कम होता जा रहा है। और बता रहा है कि जो टीबी का बैक्टीरिया है, जिसका एक हमने मॉडल के तौर पर यूज़ किया है, वो इन ट्रीटमेंट की वजह से अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, और जो उनकी ग्रोथ है वो शंट हो रही है। और ये उसका एक और टाइम डिपेंडेंस डेटा है जिसको हम CFU के आधार पर नाप सकते हैं। 10 घंटे के ट्रीटमेंट से ये इम्पैक्ट है और 25 घंटे के ट्रीटमेंट से ये इफेक्ट है। और आप देखेंगे लगभग 4 मिलीग्राम पर ml की डोज पे जाके तो लगभग सभी बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी खत्म हो जाती है। जैसे हम आसान भाषा में कहें तो पूरी बैक्टीरिया का सूपड़ा साफ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। अब एक जो स्पेसिफिक बात है इस बैक्टीरिया के अंदर जिसकी वजह से टीबी होता है, जो उसका एक मॉडल सिस्टम है जिसको हम MC2155 कहते हैं, कि ये थोड़ा सा स्मार्ट बैक्टीरिया है। ये स्ट्रेस कंडीशन को भी सबवर्ट करता है, मतलब कि इसको लड़ने की क्षमता अच्छी आती है। अगर इसको स्ट्रेस मिलती है तो ये उससे लड़के जीत भी जाता है। पर अगर आप इसको ट्रीटमेंट देते हैं छोटी कटेली का, तो ये फिर उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाता। मतलब जो इसको अपने तरीके हैं अलग अलग स्ट्रेस से लड़ने के, वो उसकी क्षमता कम हो जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी बात है कि फिर हम इस बैक्टीरिया को और अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो आप देखें कि अगर आप स्ट्रेस दे रहे हो टेम्परेचर का या फिर अलग अलग मीडिया का, तो आप देखेंगे जैसे स्ट्रेस कंडीशन में आप जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो छोटी कटेली के एक्सट्रैक्ट की एफिकेसी और बेटर दिखाई देती है। हमने फिर और भी टाइप की स्ट्रेस दी है, जहाँ हमने देखा अगर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दें, टेम्परेचर स्ट्रेस दें, उन सब कंडीशन में छोटी कटेली का एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे तरीके से इन बैक्टीरिया को रेगुलेट कर लेता है। पर अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो फिर हमने कुछ स्पेसिफिक इमेजिंग एक्सपेरिमेंट किए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करके इन बैक्टीरिया को लाइव देखा कि ये दिखने में कैसे लग रहे हैं ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के दौरान। तो अगर आप ये देखें बड़े स्क्रीन पर कि ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, जैसा ये एक रॉड शेप में दिखाई देता है, और जब हम इसको एसवी से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं तो इसकी जो सेल वॉल है, जिसके चारों तरफ की इसकी अपनी दीवारें हैं, उनकी इंटीग्रिटी कम होनी शुरू हो जाती है। और कुछ कुछ इसमें अगर आप जूम करके देख पाएँ तो आप देखेंगे कि ये कुछ स्कूपिंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हम एक आइसक्रीम स्कूप से एक आइसक्रीम स्कूप करते हैं तो एक छोटा सा गोल गड्ढा बन जाता है आइसक्रीम के ब्रिक के अंदर, वैसे ही गोल गड्ढे आपको यहाँ इसकी वॉल में दिखाई देने लगते हैं। तो ये बताते हैं कि एसवी के ट्रीटमेंट से सेल वॉल इन बैक्टीरिया की उसकी इंटीग्रिटी खत्म हो रही है और बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद हमने इन सेल वॉल्स को एक्सट्रैक्ट करके जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया और HPTLC करके देखा, TLC करके देखा कि जो इंटीग्रिटी है वो कैसे चेंज हो रही है। और आप देख रहे हैं कि जो भी स्ट्रक्चर्स थे उसके अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड्स थे उनका भी चेंजेस डोज डिपेंडेंट तरीके से होना शुरू हो गया। और ये बताता है कि छोटी कटेली एक्सट्रैक्ट के अंदर ये वाली कैपेबिलिटी भी है। अब जो बड़ी वाली बात है जिसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और ये इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ 2 मेडिसिनल सिस्टम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, वो ये है कि जो दवा है आइसोनियाजिड, जो सिंथेटिक बर्ड की बड़ी दवा है जो दी जाती है टीबी के रोगियों के लिए, और अगर हम उस दवा की डोज को कम कर पाएँ तो हम उसके साइड इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। तो इस हाइपोथेसिस का हमने काम करना शुरू किया और देखा कि अगर हम छोटी कटेली के ट्रीटमेंट से आइसोनियाजिड की बायो अवेलेबिलिटी के हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर सपोज थोड़ी दवा जा रही है और अगर छोटी कटेली के ट्रीटमेंट से बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा दवा जा पाए तो इसका मतलब ये है कि हम कम डोज पर भी अच्छी एफिकेसी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यही एक्सपेरिमेंट किए और ये शायद
दुनिया के कुछ पहले एक्सपेरिमेंट हैं जहां हमने एक सिंथेटिक मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी को बैक्टीरिया के अंदर नाप के देखा और पाया कि हाँ, जब हम छोटी कटेली का एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं तो आइसोनियाजिड की बायो अवेलेबिलिटी बैक्टीरिया के अंदर टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट तरीके से चेंज होती है, बढ़ती है, और जो ये बताती है कि नेचुरल मेडिसिन के अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है कि इन सिंथेटिक मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी को भी मॉडिफाई कर सकती है। ये एक बड़ी वाली बात है, ये हमने पहली बार ऐसा करके दिखाया, और ये बहुत ही प्राउड वाली बात है कि हम दो मेडिसिन सिस्टम को एक साथ लेके इंटीग्रेट तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और जो ट्रीटमेंट बेनिफिट्स हैं, जो रोगियों के लिए हेल्प चाहिए, उसकी तरफ जा सकते हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस डेटा के लिए एक बार जोर से ताली बजा लेते हैं, क्योंकि ये हम पहली बार दिखा रहे हैं कि एक सिंथेटिक दवा उसकी बायो अवेलेबिलिटी जहाँ पे चाहिए वहाँ बढ़ सकती है। अब जो दूसरी वाली बात है कि जहाँ पे नहीं चाहिए क्या अब हम कम कर सकते हैं, तो हमें कहाँ नहीं चाहिए, हमें इसके साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, लिवर में होते हैं। तो अगर हम लिवर के अंदर इसकी बायो अवेलेबिलिटी को रेगुलेट कर पाएं तो हम फिर और ट्रीटमेंट बेनिफिट ले सकते हैं। कि मतलब अगर बैक्टीरिया के अंदर इसकी मात्रा बढ़ रही है और हमारे शरीर के अच्छे सेल्स के अंदर इसकी मात्रा घट रही है, तो मतलब कि जो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है और जो टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसके अनुपात को हम चेंज कर सकते हैं। इन दवाइयों का लंबे समय तक प्रयोग भी कर सकते हैं, डोज को भी कम कर सकते हैं और पेशेंट कंप्लायंस बेटर पा सकते हैं। तो हमने वो वाले काम करने शुरू किए और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे कि अगर हम ह्यूमन सेल्स के अंदर इन प्रोसेस को भी नापें और देखें कि कैसा कैसा चेंज आ रहा है। तो आप देखिए, ये ह्यूमन लिवर सेल्स हैं जिनको जब हमने ट्रीट किया इन अलग अलग टाइप के ड्रग इंड्यूस हिपेटॉक्सिटी के लिए जो टीबी की दवाओं की वजह से होते हैं। तो आप देखें, जब आप इनको ट्रीट कर रहे हैं, Do you find it difficult to breathe through your nose? Do you always feel congested and blocked nose, which is leading to छोटी कटेली के एक्सट्रैक्ट के साथ, तो आप देखें लिवर के ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट थे वो भी कम होने शुरू हो गए। तो ये एक बड़ी वाली बात थी कि हम उन औषधियों की बात कर रहे हैं जो सिंथेटिक वर्ड में ज़्यादा दी जाती हैं, जिनके एडवर्स इफेक्ट नोन है, पर छोटी कटेली के प्रेजेंस में हम एक हेपेटो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, जो टॉक्सिटी है वो कम हो रही है। तो बेसिकली एफिकेसी बढ़ रही है, टॉक्सिटी कम हो रही है, दोनों के बीच का अनुपात हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से बेटर हो रहा है, जो एक बड़ी वाली बात है। और इस डेटा को आप एक समराइज तरीके देखें कि छोटी कटेली जिसका आप फोटो यहाँ देख रहे हैं, ये एक्चुअली पेंटिंग है जो हमारे म्यूजियम से ली गई है। ये अगर आप देखें, ये एंटी माइक्रोबैक्टीरियल कैपेबिलिटी के साथ आता है, स्ट्रेस कंडीशन में बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है, आइसोनियाजिड की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, और जो लिवर सेल्स के अंदर जो टॉक्स इफेक्ट आते हैं आइसोनियाजिड के, उसको भी रेगुलेट करता है, और जो हिपेटोटॉक्सिटी है वो कम हो जाती है। डिटेल केमिस्ट्री केमिकली करेक्टराइज मेडिसिन है, इसका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा भी हमारे पास है और कोई भी एडवर्स इफेक्ट इसके 1000 मिलीग्राम पर केजी तक नहीं आते हैं, जो ये बताता है कि ये दवा सेफ है और इसका अच्छे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फाइंडिंग को लेकर हम एक अच्छे जर्नल के पास गए, फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, और हमने बताया कि 16 नंबर जीनियम जो छोटी कटेली है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि आइसोनियाजिड की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा के जो स्ट्रेस टॉलरेंस है माइक्रोबैक्टीरियम का, उसको भी रेगुलेट कर सकता है। और इसीलिए इस प्लांट के अंदर एक रोबस्ट एंटी ट्यूबरकुलर कैपेबिलिटी है और ये टीबी के ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर इसी को फॉर्मुलेट करके छयाकल्प औषधि बनाई गई है, और छयाकल्प के अंदर लीवर को ताकत देने वाली और भी औषधियां हैं और साथ साथ छोटी कटेली भी है। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक मेडिसिन के लंबे समय तक इस्तेमाल से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के बारे में, उसी ही कंपैरिजन में अगर आप नेचुरल मेडिसिन को देख रहे हैं कि नेचुरल मेडिसिन कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, वो खुद तो अपना काम कर ही रही हैं, साथ साथ सिंथेटिक मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी को भी रेगुलेट कर रही हैं और उसकी एफिकेसी को बढ़ा रही हैं। तो ये बड़ी वाली बातें हैं, और हमने ये नेचुरल मेडिसिन का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक अच्छा इंपैक्ट देखा। इन्फेक्टिव डिजीज की इसी यात्रा को हम थोड़ा और आगे रखेंगे, और कल हम बात करेंगे डेंगू के बारे में, डेंगू के बारे में, और देखेंगे डेंगू नीलबटी किस तरीके से नेचुरली हमारे शरीर को डेंगू से लड़ने में ताकत देती है, और कैसे जो डेंगू के अपने इन्फेक्शंस हैं कैसे हम उन पर रेगुलेट कर सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक ज़ीब्राफिश एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, कल हम उनके बारे में समझेंगे कि कैसे डेंगू से लड़ने में नेचुरल मेडिसिन अच्छे तरीके से हमें हेल्प करती हैं।